अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 7, मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात। ये एक इंटरव्यू है, एक मुकालमा है कि मज़हर हनफी से मुलाकात हुई थी तो किस तरह से बातें हुई थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसकी कोई मुसन्निफ़ नहीं है, इसे एक अदारे ने लिखा है। जैसे कि पहले सबक में मैंने बताया था हज़रत सलमान फ़ारसी का वो जैसे एक अदारा था, वैसे ही इसे भी एक अदारे ने लिखा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं पहली बात की तरफ। आमतौर पर मुलाजिमत हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू पता है ना सबको, आप लोगों ने तो अब तक फेस नहीं किया होगा, लेकिन इतना तो सबको पता है इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, इंसान के बारे में पूछा जाता है, उसकी काबिलियत के बारे में, सब बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं और तब उसे जाके कोई जॉब या कोई नौकरी दी जाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले इंटरव्यू देना ही पड़ता है, ये मामूली है। ठीक है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यही बता रहा है कि आम तौर पर कोई भी मुलाजिमत हमको हासिल करना है उससे पहले हमें इंटरव्यू देना होता है। इस लफ्ज़ के आम मानी आपसी गुफ्तगू है। इसके मतलब इसका एक कॉमन इसका मीनिंग देना है। इंटरव्यू क्या है तो एक छोटा सा मानी है इसका, आपस में बैठकर बातें करना। अब वो बातें किस तरह की होती, गप्पे मारना नहीं होता, वो बातें प्रोफेशनल होती है। ठीक है, इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए अदारे और कंपनियां काबिल अशखास का इंतखाब करती हैं। अब इस किस्म के इंटरव्यू से क्या होता है, अदारे जो ऑर्गेनाइजेशन, अदारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस और जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो कौन से बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब हासिल करने के लिए। लेकिन क्या सबको जॉब मिलता है? नहीं, उन्हीं को जॉब मिलता है जो उनकी जो क्वालिटीज़ की लिस्ट होती है, जिस तरह का उन्हें आदमी चाहिए, इंसान चाहिए काम करने के लिए। जब इंसान उसमें फिट हो जाता है तब वो जाके उसे हैंडल करते हैं। ठीक है, उसे लेते हैं। तो काबिल अशखास, शख्स की जमा अशखास इंतखाब करती है जो काबिल होता है। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजिमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, अहलियत, ज़हनी इस्तेताद और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में मुलाजिमत के जो उम्मीदवार शख्स होते हैं, जो उम्मीदवार शख्स मतलब जो आता है मुलाजिमत मतलब जॉब के लिए, उसकी मालूमात लेते हैं, उसकी अहलियत, उसकी जो महारत है वो लेते हैं। ज़हनी इस्तेताद मतलब उसकी कितनी महारत है, वो जहन में कितनी कैपेबिलिटी है उसके वर्क को हैंडल करने की, प्रेशर को हैंडल करने की, और शख्सियत, वो किस तरह का शख्स है, वो सब अंदाज़ा लगाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि मैं इतने ज़रा सी बातों में इतना सब कैसे पता चल जाएगा क्या आदमी कैसा है। वो इस तरह के सवालात होते हैं कि उससे सब पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा है। अब जो चेक करता है ना वो भी बहुत एक्सपीरियंस वाले रहते हैं। आदमी के बोल से, उसके चलने से, बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि कौन सा इंसान हमारे लिए ठीक होगा और कौन सा इंसान आगे चल के बुरा रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्स के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्रियत से वाकिफ़ियत हासिल की जाती है। अब उसकी एक और किस्म है जिसके इंटरव्यू मतलब बहुत से किस्म के कर सकते हैं। तो उसके क्या बताया, उसके कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसके कारनामों मतलब इंसान क्या क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, ये सब बताया जाता है ना कि मैं पिछली जॉब में ये करता था, मुझे इतने अवार्ड मिले हैं, मैं यहाँ इतना अच्छा था, मैं इतना ज़्यादा ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। ये सब बताने के अलावा भी उसकी शख्सियत के अंदाज़े फ़िक्र से वाकिफ़ियत हासिल की जाती है। मतलब उसकी शख्सियत में क्या है, वो काम कौन सा ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। अभी ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता ना, अभी मान लो मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, ठीक है, मैं पहली बार कोई काम करने जा रही हूँ, तो मेरे पास कोई कारनामे है नहीं, मेरे पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में सामने वाले के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जिसे हम ला के उसका यूज़ कर सकते हैं, ये सब भी इंटरव्यू में देखा जाता है। समझ में आ रहा है? इसका ताल्लुक मुलाजिमत से नहीं होता,
इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स की ख्यालात, जहनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। अब इसका ताल्लुक मुलाजिमत से नहीं होता, मतलब जॉब से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जॉब में क्या होता है, काम करना है, उसके काम के बारे में पूछो, क्या क्या अच्छा रहता है वो सब पूछ लो। लेकिन ऐसे बातें पूछने से क्या होता है, हमें इंसान के ख्यालात का पता चलता है, वो जहन में क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है और इंसान के अंदर क्या चलता है, ये सब पता चलता है। इंटरनेट की सहूलियत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आ गई है। अब इंटरनेट की सहूलियत के सबब मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, जब से इंटरनेट आया है उसकी सहूलतें इतनी आम हो गई है, तो इंटरव्यू की बहुत सारी किस्में आ गई है। बहुत सारे तरीके के आप इंटरव्यू ले सकते हो। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में तो ऑनलाइन इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। अब ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा इंसान सामने से कैसा है, लेकिन फिर भी ऐसे किस्म के इंटरव्यू है जिसकी वजह से आप सामने वाले के बारे में हर चीज़ पता कर सकते हो। इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। अब ये सब टॉपिक्स है गुफ्तगू करने के लिए, समाज के बारे में, सियासी पे, अदब, तुम्हारा लिटरेचर कैसा है, उसके इल्म के बारे में, उसकी मौज़ूआत, बहुत सारे गुफ्तगू, मतलब ये सब टॉपिक पे बातें होती है। रिसाले, मैगजीन्स, बताया ना मैंने, रिसाले मतलब मैगजीन। मैगजीन में क्या होता है, आपको पढ़ना कम पड़ेगा, आपको फोटोज देखने पड़ेंगे। किताब अलग होती है और मैगजीन अलग होती है। किताब में आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, फोटोज आपको बहुत कम मिलेगी, और रिसाले में फोटोज ही ज़्यादा मिलेगी, आपको पढ़ना कम पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज में बयान हो जाता है, उसको बोलते हैं मैगजीन। और टेलीफोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। अब क्या क्या इंटरव्यू के ज़राए, रिसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या मतलब, वीडियो कॉल जिसको बोलते हैं ना, उसका वीडियो कॉल में तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे कंपनी के, कॉन्फ्रेंसिंग। और आप इंटरव्यू दोगे वीडियो में, मतलब आमने सामने, वो इंटरनेट के जरिए होता है। और टेलीफोन इंटरव्यू भी होता है, कॉल पे आपसे बहुत सारी बातें लेंगे और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बिल मशाफा गुफ्तगू के अलावा सिविल नामे के जरिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। मतलब बिल मशाफा मतलब रूबरू, आमने सामने बातों के अलावा फोन पे भी बातें हो सकते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरव्यू के बारे में। इतना क्यों बताया गया इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि ये जो सबक है मजहर हनफी से एक मुलाकात, मुजफ्फर हनफी से मुलाकात, इसमें उन्होंने उनसे बातचीत की है। ठीक है, मुजफ्फर हनफी से उन्होंने बातचीत की है, तो वो एक इंटरव्यू हुआ। सबक का नाम एक्चुअली मजहर गलत प्रोनाउंस हो गया, मुजफ्फर हनफी है। चले अब जान पहचान करते हैं। अदारे ने लिखा है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, मुसन्निफ से जान पहचान करते हैं ना, लेकिन इसे एक अदारे ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है, मुजफ्फर हनफी के ना, तो हम उनके बारे में जान पहचान करेंगे, उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। मोहम्मद अबुल मुजफ्फर हनफी 1 अप्रैल 1936 को खंडवा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। अब इनका पूरा नाम क्या था मुजफ्फर हनफी का, मोहम्मद अबुल मुजफ्फर। ठीक है, वो 1 अप्रैल 1936 को खंडवा मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां पैदा हुए। मतलब यूपी साइड होता है, पर वो पूरा उसमें नहीं आता है। उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। अब उन्होंने उर्दू में क्या किया था, एमए कैसा होता है, बीए के बाद एमए करते हैं। एमए कोई भी एक मखसूस सब्जेक्ट पे किया जा सकता है, वो इंग्लिश हो या ज्योग्राफी हो या उर्दू हो, कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के एमए किया जाता है, जिसमें आप एकदम ज़्यादा महारत हासिल कर लो, आप वो सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानते हो। ठीक है, तो उन्होंने उर्दू में किया था और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की थी। एलएलबी भी किया था। अब उन्होंने लॉ भी किया था। एलएलबी लॉ होता है, वकील की डिग्री। मुजफ्फर हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द हैं। अब मुजफ्फर हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द हैं। वो आखिरी शागिर्द थे किसके, शाद आरफी के। ओके, और 1976 में उनका तकर्रुर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ।
1976 में क्या हुआ, उनका तकर्रुर जामिया इस्लामिया में उर्दू में हुआ, एक शोबे है, एक नाम बताया गया है शोबे का। फिर 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू मुकर्रर हुए। उसके बाद वो 1989 में क्या हुए, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबा उर्दू मुकर्रर हुए, मतलब वो प्रोफेसर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। वो 2001 में वहां से सबकदोश होकर अदब की तकलील में मसरूफ हो गए। फिर 2001 में वो वहां से आज़ाद होकर, सबकदोश मतलब आज़ाद होना, वहां से हटकर अदब की तकलीफ में मसरूफ हो गए। ठीक है, मतलब लिटरेचर के बारे में पढ़ने की उसमें वो जुट गए। 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ, मुरतब और मुतरजम मुजफ्फर हनफी ने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ में तबे आजमाई की। तबे आजमाई मतलब फ़न के जौहर दिखाना, फ़न के मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसमें महारत हासिल करना, मतलब लिखने का जो तरीका होता है उसके बारे में बताया गया है। उन्हें कई अकेडमी और अदारों से इनामात मिल चुके हैं, बहुत सारी अकेडमियों से उन्हें इनाम मिल चुके हैं, मतलब उन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। पानी की ज़बान, तीखी गज़लें, खुलजा सिमसिम, तिल्स्मे शख्सियात, नकद रेज़े, तनकीदी अबाद, शाद आरफी शख्सियत और फ़न उनकी चंद अहम किताबें हैं। अब उनकी ये सब किताबें हैं। अब वो शाद आरफी के स्टूडेंट थे ना, शाद आरफी के वो आखिर शागिर्द थे, तो उन्होंने उनकी शख्सियत पर भी एक किताब लिखी थी। बताया ना यहाँ पे, शाद आरफी की शख्सियत और फ़न की, शाद आरफी की शख्सियत और फ़न मतलब उनके बारे में लिखा, अपने उस्ताद के बारे में और उनके जो फ़न थे उसके बारे में लिखा। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे सबक की तरफ। ठीक है, ये जिस तरह का सिनफ मैंने बताई थी ना, सबक की होती है असना सिनफ, तो वैसे ही ये एक इंटरव्यू है। ओके, जैसे हज़रत सलमान फारसी एक स्वानह था, फिर अपने हम दूसरा सबक आपका मजमून था, फिर भोला एक अफसाना था, है ना, और सियाह रोशनी सबक था, वो सफ़रनामा था, एक सफ़र था ना उसमें, और इससे पहले वाला सबक एक मजमून था। वैसे ही ये सबक एक इंटरव्यू है, ओके, जिसमें सिनफ होती है ना उर्दू की, वैसे ये इंटरव्यू है। चलो देखते हैं। मुलाकाती, अब मुलाकात करने वाले के बारे में बताया गया है, जो इनसे मुलाकात कर रहा है। ठीक है, मतलब जो इनसे बात कर रहा है। दो है यहाँ पर, एक मुजफ्फर हनफी है और एक सामने वाला है। ओके, अपनी जिंदगी के इब्तिदाई हालात से मुतालिक कुछ बताएं। अब वो पूछ रहा है कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, इब्तिदाई हालात के बारे में, मतलब पहले के हालात के बारे में बताइए, आपकी जिंदगी में कैसा क्या था। सामने वाला पूछ रहा है उनसे, इंटरव्यूअर जो ले रहा है ना उनसे, वो पूछ रहा है। तो फिर मुजफ्फर हनफी बताते हैं, मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत और अफलास और समाजी बेइंसाफियों का मुकाबला करते हुए गुजरे हैं। अब वो बता रहे हैं, मेरा बचपन तो लड़कपन में गुजरा था, लेकिन मेरी जो जवानी थी, मतलब वो जब बड़े हुए तो वो गरीबी में गुजरी। गुर्बत और अफलास मतलब बेहद गरीबी, और समाजी बेइंसाफियों मतलब उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला का मुकाबला करते हो, मतलब वो हमेशा इंसाफ से लड़ते रहे, तो उनसे नाइंसाफी होती थी उससे लड़ते हुए उनकी जो जवानी थी वो गुजर गई। मुख्तसरन अर्ज है कि मेरे प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। मुख्तसरन अगर छोटे में बताना चाहे तो वो ये बता रहे हैं, मुख्तसरन से मुराद शॉर्टकट में, मतलब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मुख्तसरन में बता रहा हूँ कि मेरा जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल मतलब आपका 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक होता है ना, फिर मिडिल स्कूल आपका 5th स्टार्ट होता है, तो वो ज़माना उनका इंतहाई उसरत से मुराद गुर्बत,
उसमें बसर हुआ। वालिद साहब खंडवा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिद साहब कौन थे उनके, जहाँ वो पैदा हुए, खंडवा मध्य प्रदेश, वहाँ पे स्कूल टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ आबाई वतन हुसवा फतेहपुर में रहने पर मुसर थी। अब वालिदा कहाँ रहती थी उनकी, हुसवा में, जो फतेहपुर में। खंडवा से 10 रुपए का मनी ऑर्डर हर महीने आता था, जिसमें हम 5 नफर महीने भर तंग तरशी में बसर करते थे। अब 10 रुपए उनके वालिद साहब खंडवा से भेजते थे, मनी ऑर्डर मतलब पैसे आना, और हर महीने 5 नफर, नफर से मुराद शख्स, वो 5 लोग 10 रुपए से पूरी महीने बसर करते थे। सोचो कितनी तंग तरशी, मतलब कितना गरीबी होगा। उस अफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मुकाम पर था। और उस गरीबी के जो ज़माना था उसमें मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा, जो 25 बोलते हैं ना अच्छे स्टूडेंट्स, उसमें से 3rd नंबर पे थे मुजफ्फर हनफी। वो इतने टैलेंटेड थे, मतलब कम पैसों में भी, अपनी फैमिली कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। 3rd नंबर पे उनका नाम था। उस दौरान वालिद साहब मुलाजिमत से सबकदोश हो गए। अब वो वालिद साहब, मुलाजिमत भी उनकी चली गई थी, वो मुलाजिमत से भी आज़ाद हो गए थे, मतलब वालिद साहब की नौकरी भी नहीं थी तब। मैं 1952 में कानपुर चला गया, जहां बहुत तकलीफ़ें झेल कर 2 बरस तक मुलाजिमत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल टीचर की मुलाजिमत मिली। अब जब वालिद साहब की नौकरी चली गई तो वो 1952 में कहाँ गए, कानपुर, बहुत सी तकलीफ़ें झेल कर वहाँ गए। तो 2 साल तक उन्हें मुलाजिमत नहीं मिली, मतलब कोई जॉब नहीं मिली उनको। वो ये सब बता रहे सामने वाले से, क्योंकि वो पूछा ना अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो वो बता रहे। और फिर वो नाकाम रहने के बाद भोपाल में उन्हें क्या मिला, एक टीचर की जॉब मिल गई। तकर्रुर दूर दराज के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। अब जो उनका वो था सिलेक्शन, ठीक है, वो दूर दराज के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। मतलब एक तरह से जहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ वो इतनी खास जगह भी नहीं थी, छोटी मोटी जगह थी। मतलब वो पहले से इतनी तकलीफ़ें तो झेले ही थे, उसके बाद जब जॉब भी मिली तो इतनी अच्छी नहीं मिली कि वो हमेशा वो कर सके। मतलब एक जॉब इंसान को मिलती है तो क्या सोचता है, नहीं अब मैं अच्छी जॉब मिल गई है, अब मैं यही करूँगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। लेकिन वो भी अच्छी नहीं थी उनके लिए, पर जो भी था जैसे भी मिल गया। बेरोज़गार रहने के बाद उनको वो जॉब मिली तो उन्होंने वो भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। मुतअस्सब और तंग नज़र अफसरों की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजन 3 बरस बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुतअस्सब मतलब दुश्मनी करने वाला, परेशान करने वाला, मतलब तो वो जो परेशान करने वाले वहाँ के लोग थे। और तंग नज़र अफसर मतलब एकदम छोटी नज़र वाले अफसर जो वहाँ के थे, टीचर्स, वो ज्यादती करते थे उन पर, परेशान करते थे उन्हें। अब एक इंसान जहाँ जॉब कर रहा है, अगर वहाँ के सीनियर्स और वहाँ का स्टाफ अच्छा हो तो उसकी जॉब अच्छे से जाएगी ना। वो क्या सोचेगा, नहीं मेरी जॉब कैसी भी हो, कितना भी प्रेशर हो, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते, अच्छा सलूक करते मेरे साथ, तो मेरा जॉब अच्छे से कट जाएगा। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनका काम कैसा भी हो, टीचिंग इतना मुश्किल नहीं हो, कितना मुश्किल होता है ना बच्चों को झेलना। और वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी एकदम परेशान करते थे उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, एहतजाजन 3 बरस तक वहाँ काम किया, फिर वो परेशान होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा मतलब रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने दे दिया। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दोबारा मुलाजिमत की। वालिदैन चाहते थे ना उनके कि बच्चा हमारा मुलाजिमत करे, तो उन्होंने दोबारा किया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर उनकी शादी हो गई। 14 बरस तक महकमा जंगलात में क्लर्क रहकर MA
LLB और PhD की डिग्रियां हासिल की। अब फिर वो 14 बरस तक महकमा जंगलात में क्लर्क, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहता है ना, जंगल के अंदर जंगलों को जो देखते हैं, उसमें वो क्लर्क रहकर MA LLB जो उन्होंने डिग्री आप उन्हें ऊपर पढ़े ना कि उन्होंने MA LLB और PhD करी, तो वो वही महकमे में, जंगलात के महकमे में क्लर्क रहकर उन्होंने ये सारी डिग्रियां हासिल करी। कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की कफालत के साथ अपनी बीवी बच्चों की परवरिश के खासे पापड़ बेलने पड़े। कलील मतलब बहुत छोटी सी, बहुत कम तनख्वाह। अब वो बता रहे हैं कि बहुत कम तनख्वाह में मैंने वालिदैन और बहनों के साथ कफालत के साथ, मतलब बहन और पेरेंट्स के साथ साथ उन्होंने उनके साथ साथ अपने बीवी बच्चों के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेले। मतलब बहुत सारी परेशानियां उन्हें उठाने लगी। इतनी छोटी सी तनख्वाह में वो 2-2 घर चलाएंगे तो इंसान को तकलीफें तो उठानी पड़ेगी ना। ये था उनकी जिंदगी के बारे में, ठीक है। अब सामने वाला फिर से मुलाकाती पूछता है उनसे अगला सवाल। ये था पहला सवाल उनकी जिंदगी के बारे में, तो उन्होंने सब बता दिया अपनी जिंदगी के बारे में। अब वो आगे पूछते हैं कि आपने रसाइल के लिए कब लिखना शुरू किया, आपकी इब्तिदाई तख्लीकात कहाँ शाये हुई। अब एक रसाइल था, उसके लिए वो कब लिखे बता रहे हैं, वो कब आपने लिखना शुरू किया रसाइल के लिए, और आपकी इब्तिदाई तख्लीकात कहाँ शाये हुई। अब तख्लीकात मतलब इजादात, स्टार्ट में आप जो सब लिखते थे, आप जो चीज़ें शाये होती थी, आपकी किताबें एक्सेट्रा जो भी आपकी इजादात थी, वो कहाँ शाये होती थी। फिर वो रसाइल में होने लगी। अब आप रसाइल के लिए कब से लिखना स्टार्ट कर दिए, और आपकी पहले की जो इजादात, जो तख्लीकात थी, वो कहाँ शाये हुई, ठीक है। तो मुजफ्फर हनफी कहते हैं कहानियाँ और दास्तानें पढ़ने का मेरा शौक लड़कपन ही में जुनून की हद तक पहुँच गया था। वो बता रहे हैं कि मैं जो कहानियाँ और दास्तानें पता है सबको, दास्तान होती थी, कहानी तो छोटी मोटी होती है, दास्तान तवील होती है, किसी इंसान के बारे में, उसकी फैमिली या कोई भी चीज़ के बारे में लंबी सी स्टोरी रहती है, उसे कहते हैं दास्तान उर्दू में। वो सब उन्हें पढ़ने का बहुत शौक लड़कपन ही, मतलब बहुत बचपन से ही जुनून की हद तक पहुंच गया था। जुनून मतलब उनके सर पे सवार हो गया था, नहीं मुझे ये सब और पढ़ना है और पढ़ना है, लगन सी पैदा हो गई थी उन्हें। देखो क्या होता है कि जो इंसान को बचपन ही से जो शौक होता है ना, वो ही आगे जाके कामयाब होते हैं। अब आपने इतने सारे शायरों के बारे में पढ़ा होगा, इतने सारे मुसन्निफों के बारे में पढ़ा होगा, जब आप उनसे जान पहचान करते हो तो समझ में आता है ना, हाँ ये तो बचपन ही से इतने टैलेंटेड थे, मतलब उन्हें ये शौक था, स्टार्टिंग से शौक होता है तो ही वो आगे जाके कारआमद होते हैं। तो वैसे ही इन्हें भी शौक था बचपन ही में, और बचपन में ही वो जुनून तक पहुंच गए थे। 13 बरस की उम्र में ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने तिल्स में होश रबा पढ़ते हुए मुझे पकड़ लिया। अब वालिद मरहूम मतलब अभी जब वो बात कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, तो उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। मरहूम मतलब वो मर चुके हैं, वो नहीं है इस दुनिया में उनके साथ। तो जिक्र करते करते वो बता रहे हैं कि वालिद मरहूम 13 बरस की उम्र, मतलब वो बता रहे हैं कि जब मैं 13 बरस का था तो ऐन इम्तिहान सर पे था, और वालिद साहब ने मुझे एक किताब का नाम बता रहे हैं, वो तिल्स में होश रबा पढ़ते हुए पकड़ लिया था उन्हें। मतलब वो चोरी से पढ़ रहे थे, इम्तिहान सर पे, लेकिन आप ये किताब पढ़ रहे हो। ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे ना कि इम्तिहान का टाइम है, तुम्हें एग्जाम का पढ़ना चाहिए, लेकिन वो कोई किताब पढ़ रहे थे। खासी ज़रतशिश और ये भी कहा कि ऐसा ही शौक है तो पढ़ लिख कर इस लायक बनो कि तुम्हारी तहरीरें दूसरे पढ़ें। अब खासी ज़रतशिश मतलब बुरा भला कहना। अच्छा खासा उनके वालिद ने उन्हें बुरा भला कहा, उसके बाद उन्हें कहा, ऐसा ये एक तंज किया, उन्हें एक टॉन्ट लगाया कि अगर इतना ही तुम्हें शौक है ना किताबें पढ़ने का, तो ऐसे इंसान बन जाओ कि जब तुम्हारी किताबें कोई और पढ़े।
अब वो किसी और की किताबें पढ़ रहे थे ना, तिल्स्मे होशिरुबा एक जादुई किताब थी, तिल्स मतलब जादुई, तो ऐसी वो ये सब किताबें पढ़ते थे। तो उनके वालिद उनको बताते हैं कि ऐसी किताब ऐसे बन जाओ कि दूसरे लोग तुम्हारी किताब पढ़े। चुनांचा उसी वक्त से चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह, इसका मतलब उसी वक्त से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस तरह का बनूंगा कि लोग मेरी किताबें पढ़े, मैं उस लायक बनूंगा। ये एक डायलॉग है यहाँ पर, चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह मतलब चलो मैं अब बिस्मिल्लाह करूंगा, मतलब मैं भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है। दिल्ली से बच्चों का रिसाला खिलौना नया नया जारी हुआ था। अब दिल्ली से बच्चों का जो मैगजीन होती है, खिलौना टाइप नाम था मैगजीन का, वो जारी हुआ था। बच्चों के लिए मेरे तहरीर करदा लतीफ़े, कहानियाँ, नज़में उसी पर्चे में छपी। अब वो रिसाला जो खिलौना जारी हुआ था उसमें उनके तहरीर थे मुजफ्फर हनफी के। उन्होंने क्या क्या लिखा था बच्चों के लिए? लतीफ़े लिखा था, कहानियाँ और नज़म लिखी थी जो उस मैगजीन में छपी थी। फिर फुलवारी, टॉफ़ी, कलियाँ, दोस्त। अब फुलवारी दिल्ली में, टॉफ़ी कलियाँ लखनऊ में, दोस्त कराची और हिंदू पाक के दूसरे बच्चों के रिसालों के लिए मैंने खूब खूब लिखा। अब ये सब जो रिसाले यहाँ बताए गए हैं दिल्ली, लखनऊ और कराची के, इसमें भी छोटे छोटे देने लगे अपने तहरीर करदा आर्टिकल्स, वो उसमें देने लगे। अब ऐसा होता है देखो बच्चों कि है ना, अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, हम कुछ लिख सकते हैं। अब हमने छोटा सा लिख दिया, एक पेज का समझो आपने लिख दिया, अब उसे शाये करवाना है, तो कैसा होता है कि आपके नाम पे पूरी किताब नहीं बनेगी, कोई किताब होगी उसके अंदर आपका छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर दिया जाएगा और जिसमें आपका नाम हो जाएगा कि ये आपने लिखा है। समझे? ऐसा होता है। तो ये जो रिसाले और मैगजीन्स बनती है, इसमें बहुत सारे लोगों का दान होता है। सारे लोग छोटा 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 देते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमने लिखा है, ये हमने लिखा है, ऐसे सब देते हैं तो मिलकर एक किताब बन जाती है। समझ में आया? अभी भी ऐसा होता है, अभी भी अगर कोई आर्टिकल कोई इंसान ज़्यादा अच्छा लिखता है, अब मैं टीचर हूँ समझो, तो मैं अगर कोई एक आर्टिकल लिख रही हूँ और मुझे उसे लोगों तक पहुँचाना है, तो मैं कोई भी किताब को दे दूंगी कि मेरा भी एक साइड में छाप दो। समझ में आया? तो मेरा नाम लिखकर वो ऐसे ऐसे छाप देंगे। वैसे ही होता था, छोटा छोटा मिला जुला कर एक मैगजीन छप जाती थी। तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दिया। मकाम शुक्र है कि हुकूमत हिंद की मतबूआ दरसी किताब से लेकर देगर कई रियासतों की दरसी किताबों में मेरी तख्लीक़ात शामिल है। अब वो बता रहे हैं कि बहुत सारी हुकूमत हिंद की मतबूआ दरसी किताबों से लेकर कई रियासतों की, मतलब बहुत सारी रियासतों की किताबों में उनकी जो तख्लीक़ात थी, मतलब उनका जो टैलेंट था वो शामिल है। हर किताब में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। मैं अब भी बच्चों के लिए नज़में वगैरह लिखता हूँ। अब वो बता रहे हैं मैं आज भी, मतलब जिस दिन वो उसे बता रहे हैं उस दिन तक वो लिखते थे बच्चों के लिए नज़में। ठीक है। अब इंटरव्यूअर ने दूसरा सवाल पूछा था कि आपके रसाइल, आपने कब कैसे क्या क्या लिखा, आपकी इजाज़त। उन्होंने बता दिया कि मैंने कैसा कैसा कब कब लिखा था। अब मुलाकाती उनसे थर्ड सवाल करता है कि बच्चों के अदब में कौन सी खुसूसियात ज़रूरी है। अदब मतलब बताया ना मैंने, उनके जो लिटरेचर है, उनका जो स्वभाव है, बच्चों के जो अदब होते हैं उसमें कौन सी खुसूसियात ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो किताबें लिखते थे ना। तो मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि हम बच्चों को जादूगरों, परियों और आसिबों की कहानी बहुत सुना चाहिए। मतलब अभी क्या होता है, देखो छोटा बच्चा होता है, मम्मी क्या बोलती है, अरे परियों की कहानी सुनाती है, भूतों की कहानी, जादूगरों की, इसमें से जादू निकला, ये छड़ी से जादू निकला, ये ऐसा हो गया, मतलब ऐसा जो हो नहीं सके, फेक कहानी, फेक स्टोरी सुनाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो हम जादूगर, परियों और आसिबो भी एक जादूगर की किस्म होती है, उसके लिए हम कहानी बहुत सुना सके। आज के बच्चों में भी कुछ यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें जादुई कहानियां पसंद होंगी। वो बता रहे आज भी
जो बच्चे होंगे उसमें यकीनन ऐसे भी होंगे जिन्हें जादू की कहानियाँ पसंद होगी। ऑफ कोर्स पसंद है, मुझे भी पसंद है, जादू की कहानियाँ सुनने अच्छा लगता है ना। भले ही ऐसा फील होता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन सुनने, उसे देखने, उसे पढ़ने मज़ा आता है। एक अट्रैक्शन रहता है उन कहानियों में कि इंसान का दिमाग वहाँ खिंच जाता है। तो वही वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में ऐसी तख्लीकात पहले से ही मौजूद है। तख्लीकात मतलब जो शाये होती है, इजाद, वो पहले से ही है हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में। मतलब उर्दू में भी होगी जादुई कहानियाँ, मराठी में भी होंगी, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु पढ़ेंगे, मद्रासी वाले मद्रासी में पढ़ेंगे। समझ में आया? सब में आपको वो जादुई कहानियाँ मिलेंगी, क्योंकि हर मज़हब के बच्चे होते हैं, हर ज़बान के बच्चे होते हैं और सबको पसंद होता है जादुई कहानी पढ़ने। आज बच्चों का अदब तख्लीक करने वालों को अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से मुंतखब करने होंगे, जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल या उनसे मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। अब वो बता रहे कि इंसान का जो अदब, बच्चों का जो अदब है, उनके आसपास के ज़िंदगी से मुख्तलिफ गोशों से मुंतखब करने होंगे। मतलब इंसान, बच्चों के लिए जो अदब है, जो हमें लिटरेचर बनाना है, वो उनके आसपास से रिलेट करके ही करना होगा, जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल या उनसे मिलते जुलते हज़ारों मसाइल शामिल हैं। मतलब उनके अतराफ़ के मसाइल और मेरे पास जो है उनसे मिलते जुलते हमें उनके मौजू तलाश करने होंगे। मतलब परियां, जादू अब छोड़ के और कौन सा टॉपिक बच्चों के लिए अच्छा होगा, ये उनके अतराफ़ से ही हमें डिसाइड करना होगा। वो किस माहौल में है, किस तरह उन्हें पसंद है, किस तरह वो उनमें ढलते हैं, ये सब सोच कर हमें मौजू तलाश करना होगा। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हिंदुस्तान का बच्चा, जो पिछली सदी के बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़हीन और बाशऊर है, महज कोहे काफ और तिल्स्माती कहानियों में दिलचस्पी रखता है। अब वो बता रहे कि मैं नहीं समझता हूँ, मतलब मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान का बच्चा है वो पिछली सदी, मतलब जो पहले के जो बच्चे थे उनसे कई ज़्यादा ज़हीन और बाशऊर है। मतलब पहले के बच्चे इतने अच्छे और ज़हीन नहीं थे जो आज का बच्चा है। आज का बच्चा मुझे नहीं लगता कि वो कोहे काफ मतलब पहाड़ी, एक मशहूर पहाड़ी है, महज कोहे काफ और तिल्स्माती कहानियों से दिलचस्पी रखता हो। मतलब वो जादुई कहानी में दिलचस्पी रखता हो। मतलब वो ये बता रहे कि आज का बच्चा अपडेट होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, वो अपने जो आसपास के जो मसाइल होते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। आमतौर पे ऐसा ही है कि अब देखो, पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स को देख लो, हमारे पेरेंट्स फ़ोन से इतना मालूम था उन्हें, इंटरनेट क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ये सब उन्हें पता था। गूगल पे कैसे सर्च करते हैं, इन्हें उन सबको कुछ पता था? नहीं पता था ना, है ना। और हमें देख लो, आज हम कितने छोटे, अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको पूरे फ़ोन की हिस्ट्री पता होती है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। बट बड़ों से ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ है ना। तो वही बता रहे हैं कि जो मौजूदा हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा ज़हीन होते हैं, और वो ये तिल्स्माती जादुई कहानी में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उन्हें तो फ़ोन चाहिए होता है। जस्ट एग्जाम्पल, मतलब वो ये बता रहे हैं कि वो जादू की कहानी में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, उनका दिलचस्प कुछ और है। अब सामने वाला कहता है, अपना चौथा सवाल पूछता है, अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखना चाहिए? अब मुज़फ़्फ़र हनफी बोलते हैं कि जब बच्चों के लिए जादुई कहानी सही नहीं है तो क्या है, बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखना चाहिए, आखिर किस किस्म के लिटरेचर में बच्चे ढलेंगे? तो मुज़फ़्फ़र हनफी जवाब देते हैं, गुज़िश्ता बरसों में राकेश शर्मा की खुलाई मुहिम में बच्चों ने जिस गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया वही मेरे ख्याल का मुंह बोलता जवाब है। अब गुज़िश्ता बरसों में मतलब पहले के ज़माने में राकेश शर्मा सबको पता है, एक खिलाई मुहिम, चांद पर जाने वाला शख्स था और बच्चों ने उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा किया। हाँ, जब मैं शायद स्कूल में थी तभी शायद राकेश शर्मा की ये मुहिम चली थी।
मतलब उससे पहले से ही हुआ था। कल्पना चावला ये भी है, चांद पर जाने वाली पहली लेडी है। और राकेश शर्मा भी थे जो गए थे खिलाई मुहिम पे। उन सब में बहुत दिलचस्पी बच्चे लेते थे। अरे वाह, एस्ट्रोनॉट, इन्हें सब एस्ट्रोनॉट कहते हैं जो खला में जाते हैं, स्पेस में जो जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। वही मेरे ख्याल का मुंह बोलता जवाब है, मतलब वही जवाब है मेरा, वो ऐसा बता रहे कि आज बच्चे मसनूई सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर और पनडुब्बियों को वही दर्जा देते हैं जो कल माजी में देवों और परियों को हासिल था। अब ये बता रहे हैं मुजफ्फर हनफी, जो पहले के बच्चे बड़े बड़े जादूगरों और परियों को जो दर्जा देते थे ना, वो आज के बच्चे किसको देंगे? मसनूई सैयारे, मतलब वो खला में जो सैयारे होते हैं ना, छोटे छोटे सितारों के बाद एक सैयारे होते हैं, वो उनको देंगे, रोबोट्स को देंगे, कंप्यूटर को देंगे और पनडुब्बियों मतलब जमीन, अरे पानी के अंदर जो शिप होती ना, उसे देंगे। ये बता रहे हैं मुजफ्फर हनफी कि बच्चे अब जादू की कहानी से दूर हो गए, इन सब चीज़ों को अपना दर्जा देंगे जो कल माजी में देवों और परियों को हासिल था। आज के बच्चे का कोहे काफ खला है और परिस्तान अंटार्कटिका है। आज के बच्चे का कोहे काफ खला है, मतलब आज के बच्चों का जो दर्जा है ऊपर वो खला है, वो खला में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे। और परिस्तान, जो परियों का जो देश होता है, परिस्तान जहाँ परियां रहती है, वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, एक बर्रे आज़म है, पता है ना सबको। दुनिया में तो 7 बर्रे आज़म है, 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें एक है अंटार्कटिका। कोई भी मौजू, ख्वाह वो समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखता हो या कोहे पैमाई से, वो साइंसी मुहिम हो या जंगे जुई, बजाते खुद दिलचस्पी नहीं हुआ करता, उसे दिलचस्प बनाता है हमारा बर्ताव और सलीका। अब बता रहे हैं कि कोई भी मौजू हो, वो समाजी बुराइयों का हो या कोई भी ताल्लुक़ से रखता हो। कोहे पैमाई से मुराद पहाड़ की चोटी। अब वो पहाड़ की चोटी हो या साइंसी मुहिम, कोई भी जंग हो या कोई भी दिलचस्प बनाने वाला वाकया हो, वो खुद दिलचस्प नहीं होता है, उसे हमें दिलचस्प बनाना पड़ता है। हमारा बर्ताव और हमारे पढ़ने का तरीका उसे दिलचस्प बनाता है। अब आप कोई भी लेसन पढ़ोगे, कैसा बोलोगे? अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है। नहीं, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं बताओगे, तो वो खुद ब खुद इंटरेस्टिंग नहीं बढ़ता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हमें इस नुक्ते को ज़रूर मलहूस रखना होगा कि बच्चा बराह रास्त इखलाकियत और पंदू नसीहत का दर्स सुनना पसंद नहीं करता। अब यहाँ बताया जा रहा है कि बता रहे हैं वो मुजफ्फर हनफी कि अगर हम कहानियाँ लिखते हैं तो हमें इस नुक्ते को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा जो पसंद करता है, हमें उन चीज़ों को लिखना चाहिए। मतलब वो एक बच्चों से रिलेटेड बता रहे हैं। ये कड़वी गोलियाँ उसे स्कूल और घर में काफ़ी खिलाई जाती है। बहुत सी अभी कड़वी गोलियाँ से मुराद बहुत सारे डोज मिलते हैं ना बच्चे को पढ़ाई के ताल्लुक से, वो स्कूल में देते हैं और घरों में देते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं जब कहानी लिखना चाहिए तो बच्चे के भी नज़रियों को ध्यान में रख के कुछ लिखना चाहिए कि किस तरह का वो पसंद करता हो। चुनांचा हमें हमारे फनकारों को अपने मकासद शहद व शक्कर में लपेटकर पेश करने होंगे। कहानियों की किताबों और रिसालों का सहारा वो तफरीह की गर्ज से लेता है। अब बच्चे अगर कहानियाँ और मैगजीन्स पढ़ते हैं तो वो कब पढ़ते हैं? जब वो स्कूल और घर से बहुत परेशान, मतलब स्कूल और घर से बहुत बोर हो गए, लाइक बहुत पढ़ लिए, अब स्कूल में भी पढ़े, घर पे भी पढ़े, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। अब दिमाग को थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना, रेस्ट चाहिए होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप दिन भर पढ़ो, दिन भर खेलो,
कोई भी काम कंटिन्यूस नहीं हो सकता, दिमाग को भटकना भी ज़रूरी है, थोड़ा बहलना चाहिए। तो उसीलिए बच्चे किसका सहारा लेते हैं? किताबों का सहारा लेते हैं, मैगजीन्स का सहारा लेते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे जो फनकार होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उन्हें अपने अपने मकसद को शहद और शक्कर में लपेट कर पेश करने होंगे। मतलब इतने मीठे अंदाज में उन्हें लिखना होगा। जिस तरह शहद और शक्कर मीठा होता है, वैसे ही उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी इतने मीठे होना चाहिए कि पढ़ के बच्चों को अच्छा लगे। मुझे 100% यकीन है कि ऐसी मकसदी कहानियाँ और अदब जिनमें बच्चों की दिलचस्पी का वाफर सामान भी मौजूद होगा। वाफर मतलब भरपूर, जिसमें बच्चों की दिलचस्पी का पूरा सामान होगा, वाज़ेह नसीहतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कारगर साबित होंगे और उनके ही बतन से एक साफ सुथरा पुरसुकून तरक्की याफ्ता रोशन हिंदुस्तान बरामद होगा। अब वो बता रहे हैं कि जो यकीन है उन्हें 100% कि ऐसी मकसदी कहानियाँ ऐसे जब बनाएंगे, हम शहद और शक्कर में डुबो के कहानी बनाएंगे तो बच्चे उसमें ज़रूर दिलचस्पी लेंगे और वो जो नसीहत है वो उन पर बहुत ज़्यादा असर करेगी। अब कहानियाँ, अगर बच्चा कहानी में बहुत दिलचस्पी ले रहा है और वो कहानी में कुछ अच्छी बातें हुई और वो अच्छी बातों में बच्चा चलेगा, तो उस वजह से उनके ही बतन से मतलब उनके ही तौर तरीके से एक साफ सुथरा और पुरसुकून तरक्की याफ्ता रोशन हिंदुस्तान बरामद होगा। मतलब एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान मिलेगा अगर बच्चे इस तरह दिलचस्पी दिखाएंगे और ऐसी राह पर चलेंगे। तो समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब मुलाकाती नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी व तदरीसी सूरत हाल क्या है। अब बता रहे हैं कि अब उन्होंने क्या बताया कि अगर बच्चे अगर ऐसी दिलचस्पी लेंगे तो यकीनन एक कारामद हिंदुस्तान हमें मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान। तो वो इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है फिर कि ठीक है, तरक्की याफ्ता मिलेगा ना, तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें बच्चे किस तरह से पढ़ते थे, मतलब उसमें बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो किस तरह का था। अब आप सोचोगे कि क्यों इन लोग बच्चों के इतने इंटरेस्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि एक बच्चा ही आगे चलकर हिंदुस्तान, कोई भी मुल्क के लिए तरक्की याफ्ता बनता है। अब इंसान छोटे से ही बड़ा होता है ना, अगर वो छोटेपन से ही इतना अच्छा बन जाए तो वो बड़े होके एक मुल्क के लिए रोशनी बनेगा ना। इसीलिए बच्चों की बुनियाद मजबूत की जाती है ताकि वो आगे चल के अच्छे बढ़े। अब आपको क्यों जूनियर सीनियर नर्सरी में पढ़ाया जाता है? आपको तो डायरेक्ट में भी 10th में खड़ा कर सकते हैं ना। अब जिंदगी भर कुछ मत पढ़ो, डायरेक्ट जाके 10th का एग्जाम दे दो। आप इतने कैपेबल रहोगे कि दे पाओ? नहीं। इसीलिए बुनियाद मजबूत की जाती है। धीरे धीरे आपको सीढ़ी चढ़ना होता है, थोड़ा पढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा पढ़ाया जाता है, उसके बाद थोड़ा, उसके बाद आप आगे पहुंचने के काबिल बनते हो। तो यही बात बताई जा रही है कि बच्चों की जो बुनियाद है वो अगर मजबूत हो जाए तो वो आगे चल के किसी भी मुल्क के लिए रोशनी बनेंगे। तो मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सी ज़बानें राइज हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में बहुत सारी ज़बानें हैं ना, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। अलबत्ता अंग्रेज़ी से याद अल्लाह है और उन सब में अदब अतफ़ाल का इंतहाई उम्दा और मियारी ज़ख़ीरा मौजूद है। अब वो बता रहे हैं कि मैं सारी ज़बानों से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी से याद अल्लाह मतलब अंग्रेज़ी से मेरा ताल्लुक़ है और वहाँ की, और उसमें अदब अतफ़ाल मतलब जो बच्चों का जो इंतहाई उम्दा और मियारी ज़ख़ीरा मौजूद है। मतलब उन सारी अंग्रेज़ी में भी बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी है जो पेशकश से लिहाज से बहुत दिलकश है, जो बहुत ज़्यादा दिलकश है। पेशकश मतलब दिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? वो बता रहे हैं कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें भी है बच्चों के लिए। क्यों तरक्की हुई? अगर बच्चों की बुनियाद मजबूत है तभी तो वो मुल्क को तरक्की मिल गई ना, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर युवा पीढ़ी बनते हैं। युवा पीढ़ी के हाथों में अगर देश आता है तो वो तो तरक्की करेगा ही ना। अगला मुलाकाती पूछता है, हमारे नामूर अदीबों और
शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक किया था, आज हमारे मशहूर कलमकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। अब वो सवाल कर रहे हैं कि हमारे जो नामूर अदीब और शायरों हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत सारे अदब की तख्लीक किए थे, आज हमारे मशहूर कलमकार से मुराद आज हमारे जो मशहूर लिखने वाले हैं वो उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। मतलब जो पहले के शायर थे जो रह चुके, उन्होंने इतना सब किया था, लेकिन हमारे जो आज लिखने वाले हैं वो क्यों नहीं तवज्जो देते। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि कोई ऐसा शायर नहीं जिसने बच्चों के लिए अदब तख्लीक ना किया हो। मुज़फ़्फ़र हनफी कह रहे हैं कि ऐसा कोई शायर नहीं है जिसने बच्चों के लिए कोई अदब नहीं किया हो। मीर, सौदा वगैरह के अलावा गालिब ने तो बच्चों के लिए कादिर नामा भी लिखा है। इनके बाद इकबाल को लीजिए, इकबाल ने बच्चों के लिए कितनी अच्छी नज़में लिखी हैं। आगे चले तो फैज़, कृष्णचंद्र और असमत चुगताई हैं। अब वो बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई शायर ऐसा नहीं होगा जो बच्चों के लिए अदब ना तख्लीक करे। मीर हैं, सौदा हैं और गालिब ने तो बच्चों के लिए किताब लिखी है, कादिर नामा। और इसके बाद वो इकबाल के बारे में बता रहे हैं कि इकबाल ने भी बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। और इसके बाद आगे चले तो फैज़ हैं, कृष्णचंद्र और असमत चुगताई हैं। फिर हाफिज़ जालिंदरी, अहमद नदीम कासिमी, मिर्ज़ा अदीब, कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम मुझे याद आ रहे हैं। अब फिर वो नाम बताते हैं उनको गिना चुना के। इनके जो दूसरे कारनामे हैं उनकी जानिब लोगों ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब अतफ़ाल को अपनी बुनियाद बनाने वाले अदबाओ शोरा को उसके लायक नहीं समझा गया कि उन पर कुछ लिखा जाए। अदब अतफ़ाल की जानिब नए लिखने वाले इसलिए भी कम माइल होते हैं कि वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता। अब बता रहे हैं कि ये जो शोरा गए हैं इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, अब उनकी जानिब लोगों ने खूब तवज्जो की है कि अदब अतफ़ाल को अपनी बुनियाद बनाने वाले जो शोरा थे, शोरा को इस लायक नहीं समझा गया कि उन पर कुछ लिखा जाए। अब जो मुज़फ़्फ़र हनफी ये बता रहे हैं कि जो शायर उन्हें याद आ रहे हैं उनके जो दूसरे कारनामे थे उन पर लोगों ने ज़रा तवज्जो नहीं दी और उन्होंने अपनी बुनियाद बनाया अदब अतफ़ाल को। मतलब उन्होंने बच्चों के अदब को अपनी बुनियाद बनाया, लेकिन उन शोरा को लोगों ने उस लायक ही नहीं समझा कि उस पर कुछ लिखा जा सके। उन्होंने अदब अतफ़ाल की जानिब नए लिखने वाले इसलिए भी कम माइल हुए हैं कि वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब ऐसा बता रहे हैं मुज़फ़्फ़र हनफी कि वो शोरा ने इसीलिए अदब अतफ़ाल को नहीं चुना, मतलब बच्चों के अदब को इसीलिए भी उन्होंने नहीं चुना है क्योंकि वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। मतलब उसको पॉइंट ऑफ व्यू करने के बाद भी लोगों ने उन्हें कारामद नहीं समझा, उनके कारनामों को कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बच्चों के बारे में लिखा है ना। इसीलिए भी ऐसे शोरा हैं जो उन पर कम तवज्जो देते हैं कि बच्चों की जानिब बच्चों के लिए कुछ लिखकर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग उन पर तवज्जो ही नहीं देते कि वो बच्चों के बारे में कुछ लिखते हैं। तो समझ में आया? शायर मुज़फ़्फ़र हनफी ये बता रहे हैं कि लोग ज़्यादातर अब क्यों नहीं जा रहे अदब अतफ़ाल की तरफ, बच्चों की तरफ, क्योंकि बच्चों की तरफ लिखने के बावजूद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है, लोग उन पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे। अब मुलाकाती पूछते हैं कि बच्चों के गैर लसानी अदब मसलन कार्टून, वीडियो, एनिमेशन फिल्में वगैरह की तालीमी अहमियत क्या है, ये बच्चों की किरदार साजी में किस हद तक मुफीद है। अब वो बता रहे हैं कि गैर लसानी, गैर ज़रूरी चीज़ है ना, कार्टून है, वीडियो है, वीडियोस बहुत सारी, एनिमेशंस फिल्में, एनिमेशन मतलब कार्टून की जो फिल्में आती है वो वगैरह की जो तालीम होती है वो क्या अहमियत है बच्चों के किरदार में, किस तरह बच्चों का किरदार उससे सुधर सकता है। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं बेशक
तदरीसी काम में ये सब बहुत मुआविन है, अलबत्ता किरदार साजी के साथ ये चीज़ें बाज़ मनफी असरात भी पैदा करती हैं। अब वो बता रहे हैं कि ये सब ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए, लेकिन मुआविन मतलब ज़रूरी, लेकिन उसके किरदार के लिए कभी कभी ये मनफी साबित हो जाते हैं, मतलब बुरे पड़ जाते हैं इसके असर। बच्चे अक्सर कॉमिक्स के बहुत आदी, कॉमिक्स पता है ना सबको, नोबिता का आप सीरियल देखते हो, उसमें वो बार बार कॉमिक पढ़ता है, कॉमेडी रहती है उसमें, हंसते रहता है बस, एक मैगजीन्स की तरह ही होता है। उसमें बस फोटोज देख के आपको पता चल जाएगा, फोटोज के ऊपर उनके वर्ड्स लिखे होते हैं, कॉमिक के ऊपर फोटो और रीडिंग ऐसे ही टाइप की रहती है वो। तो वो बता रहे हैं कि बच्चे अक्सर कॉमिक्स के बहुत आदी हो जाते हैं, उनको आदत लग जाती है कॉमिक्स की। इस तरह पढ़ने लिखने का उन्हें वक्त नहीं मिलता और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। फिर वो पढ़ते लिखते नहीं है, वो सिर्फ फोटोज़ वीडियोज़ में ही जुट जाते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं करते और ये सब उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। अब सिर्फ वो कॉमिक्स में लगे रहेंगे तो क्या होगा, वो खाना पीना छोड़ देंगे, पानी कम पिएंगे, खाना वक्त पर नहीं खाएंगे, तो उनकी सेहत पर तो असर होगा ही ना। इसलिए उनके देखने या पढ़ने में तवाज़ुन ज़रूरी है। तवाज़ुन मतलब एक बैलेंस ज़रूरी होता है। किसी हद तक कार्टून देखना चाहिए, किसी हद तक कॉमिक पढ़ना चाहिए, किसी हद तक वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर दो काम करना है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। अगर पढ़ाई के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उसमें और एंटरटेनमेंट में और पढ़ाई में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जिस तरह तराजू में दो पल्ले होते हैं ना, एक तरफ वजन रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है, दोनों का वजन बराबर होता है। उसी तरह आपको अगर ये सब चीज़ें भी देखनी है तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। यही मुजफ्फर अनफी उससे कह रहे हैं। अगला सवाल वो करता है कि टेलीविज़न और मोबाइल को अदब के लिए एक चैलेंज तस्वूर किया जा रहा है। लोग और ख़ास तौर पर तलबा किताबों से दूर होते जा रहे हैं, उससे मुतालिक आपकी राय क्या है? अब बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न को तो एक चैलेंज माना जा रहा है लिटरेचर के लिए, लोग ख़ास तौर पर किताबों से दूर हो रहे हैं, इसके बारे में क्या है? ऑफ कोर्स अब फ़ोन और टेलीफोन की वजह से तो किताबों से लोग दूर हो ही रहे ना। तो मुजफ्फर हनफी कहते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन वगैरह सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, पूरे प्रिंट मीडिया के लिए ही चैलेंज बने हुए हैं। मतलब वो सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, पूरे मीडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। आपकी तशवीश दुरुस्त है, मतलब आपने जो तशवीश मतलब जो खोज की है वो दुरुस्त है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चंस करता है ना, तो वो पहले से ही सोच के रखता है, पहले से वो सब खोजबीन करके रखता है कि किस तरह सामने वाले से मुझे क्वेश्चंस करना है। तो वही कह रहे हैं कि आपने जो तशवीश की है वो बिल्कुल सही है। पिछले लोग कहते थे कि चोर को निगहबान बना देने से चोरियां रुक जाती हैं। ऐसा कुछ किया जाए कि तदरीस व तालीम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। अब देखो, उन्होंने बताया कि पहले के लोग क्या करते थे, अगर चोर चोरी करता था कोई, तो चोर को ही निगहबान बना देते थे। अगर एक चोर है, वो चोरियां करता है और आप उसे रखवाला बना दो कि यहाँ पर तुमको देखना है चोरी नहीं होने पाए, तो वो चोर चोरी करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसीलिए नहीं करेगा कि मुझे तो इस चीज़ की रखवाली के लिए कहा गया, अब मैं चोरी करूंगा तो मुझ पे तो इल्ज़ाम आ जाना है। पहले के लोग करते थे, चोर को निगहबान बना देते थे तो चोरियां रुक जाती थी। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि तालीम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश की जाए। बच्चे फ़ोन और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं ना, टेलीविज़न और फ़ोन, टीवी और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। ऐसा करो कि टेलीविज़न और मोबाइल ही बच्चों की पढ़ाई का ज़रिया बन जाए। अभी यही तो हो रहा है, आप लोग मोबाइल में पढ़ रहे हो, मोबाइल आपकी पढ़ाई का ज़रिया बन गया। टीवी में ऐसे चैनल्स हो जिनसे पढ़ाई हो, तो बच्चे जो टीवी देखते हैं, कार्टून की जगह पढ़ाई देखेंगे। टीवी भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है। यही वो कहना चाहते हैं कि ऐसा करो जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान है वो ही बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर दे पढ़ाई के लिए। समझ में आ गया सबको? देखो आगे के जो सवालात हैं वो और क्वेश्चन आंसर्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो ख्याल रखो सब अपना, घर में रहो और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।